despite the massive multi-agency rescue effort in Uttarakhand, about 10,000 people are still stranded 9 days after the flash floods hit the state. ऋषिकेश में गुस्से में बह रही गंगा के विकराल रूप को जिसके सामने खुद भगवान शिव भी नतमस्तक साबित हो रहे हैं। देवभूमि पर बर्बादी का ऐसा कहर पहले कभी नहीं देखा गया। It's been a day in which the Army and the Air Force has finally been able to access some of the toughest spots in the Kedarnath Gaurikund axis. की मदद से 178 परिवार अपनों की तलाश में जुटे हैं। Hearts go out to the families of the people that we've lost in the Air Force, the NDRF and ITBP personnel, 20 of these warriors, and it's not only from the Air Force that I express condolences on behalf of the entire nation. रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने उत्तराखंड में राहत और बचाव के काम में अहम योगदान के लिए सेना की तारीफ की है। Earthquakes don't kill. Badly constructed buildings kill. It's man's intervention that is so critical here. उत्तराखंड में 16 जून की आधी रात को कुदरत की विनाश लीला अब कभी न भूलने वाली त्रासदी बन चुकी है। प्रकृति के प्रचंड वेग के सामने हजारों जिंदगियां तिनकों की तरह बिखर गईं। एक झटके में बिखरा सपनों का आशियाना, चारों तरफ बेबसी लाचारी का खौफनाक मंजर। जिसने भी देखा वो सहम गया। उत्तराखंड में तबाही का वो मंजर दुनिया के सामने आया जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। जैसे जैसे इस तबाही की कहानी सामने आती गई, कुदरत के विनाशकारी पहलू भी सामने आते गए। ऐसा पहलू जिसके आगे मनुष्य अब भी बेबस है। आज भी उस भयानक रात को याद करते उन सब की रूह कांप जाती है जिन्होंने उस मंजर को अपनी आंखों से देखा है, अपनों की मौत के खुद गवाह बने हैं। उन खौफनाक पलों की आहटें आज भी पीछा नहीं छोड़ती। उस तबाही की यादें उसका सामना कर चुके लोगों के पैरों के तले जमीन खिसका जाती है। उस भयानक रात का कहर हजारों जिंदगियों को अपने साथ बहा ले गया। 16 जून की आधी रात उत्तराखंड में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नदी नालों में पानी किनारों को पार करके बहने लगा। लोग बस अगली सुबह के इंतजार में थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि धरती को जीवन देने वाला पानी कुछ घंटों में इतनी तबाही मचा सकता है। बादल फटने के बाद पानी का प्रचंड प्रवाह अपने रास्ते में आने वाले घरों कस्बों को अपने साथ बहाता चला गया। एक के बाद एक घर, पुल, सड़कें सब सूखे तिनकों की तरह पानी में समाते चले गए। सैलाब के साथ आया गाद आबादी के निशान को अपने में समेटता चला गया। उत्तराखंड उस समय गर्मी की छुट्टियों में पहाड़ घूमने आए पर्यटकों और अनेक धामों के दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों से भरा हुआ था। बादल फटने से आने वाली बाढ़ और भूस्खलन के खतरे पहाड़ के लोगों के लिए अनजानी चीज नहीं। पहाड़ पर जब सैलाब का पानी पूरे वेग से नीचे बहता है तो उसकी प्रचंड शक्ति के आगे छोटे बड़े पेड़ अपने जड़ों से उखड़कर तिनकों की तरह बह जाते हैं। बड़े बड़े शिलाखंड उसके आगे टिक नहीं पाते हैं। लेकिन 16 जून की आधी रात को आई तबाही के लिए कोई तैयार नहीं था। उस रात उत्तराखंड में तेज बारिश और बाढ़ में जब पहाड़ों की ढीली मिट्टी कटकर बहने लगी तो उस पर खड़े 2-3 मंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह पानी में बह गईं। इसी के साथ बह गए
इन इमारतों में आसरा लिए हुए लोग। कई लोगों को तो संभलने का मौका तक नहीं मिला। 16-17 जून की रात की तबाही के निशान अब तक मिटे नहीं हैं। इनमें से कई निशान तो कभी मिट भी नहीं सकते। प्रकृति के विकराल रूप के आगे किसका बस चल सका है? बल खाती नदियों को बांधों से बांधने वाला, सागर की गहराइयों से अंतरिक्ष की ऊंचाइयां नापने वाला मनुष्य प्रकृति की मार के आगे आज भी बेबस है। प्रकृति के इस विकराल रूप ने उत्तराखंड में तबाही का ऐसा तांडव खेला जिसके आगे लोग, सरकार सब लाचार और बेबस नजर आ रहे थे। मैं करीब 10 साल से उत्तराखंड में काम कर रहा हूं और 10 सालों में मैं इतना बड़ा आपदा नहीं देखा। छोटा छोटा होता रहता है, कभी लैंडस्लाइड हो गया, कभी क्लाउड बर्स्ट हो गया, लेकिन इतना बड़ा त्रासदी मैंने कभी नहीं देखा। मैं करीब पिछले 2 साल से उत्तराखंड में काम कर रही हूँ। तो ये घटना घटी है 15-16 जून को, और उसके एक हफ्ते पहले मैं वहाँ पे थी। और जब 15-16 जून के बाद जब मैं गई तो मुझे समझने में ही ये नहीं लग रहा था कि ये उत्तराखंड वही जगह है जहाँ पे हम लोग काम करते। जिस तरह से भीषण त्रासदी उत्तराखंड में पिछले विगत महीने में हुई, भारी जानमाल का नुकसान हुआ, जनहानि, और पूरी जो बुनियादी ढांचा था बिल्कुल ही ध्वस्त हो गया था, और हमने कल्पना भी नहीं की थी, और अनायास ही सब कुछ ठहर सा गया, और कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई। राज्य कहने को तो छोड़ा है, बहुत छोटा राज्य नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और सारा पहाड़ी इलाका है। और ये जो त्रासदी आई, ये जो हमारी 9000 फीट की ऊंचाई की जो जगह है, चाहे केदारनाथ हो, चाहे हमारा गंगोत्री है, इस इलाके में जो आई पिथौरागढ़ में, ये उसमें तबाही बहुत हुई, और तबाही हुई और पहाड़ के पहाड़ धंस गए, कई 200 पुल बह गए, सारे रास्ते टूट गए, 4200 गांव प्रभावित हो गए। दूर दराज के इलाकों तक मदद पहुंचाने में तो कई दिन लग गए। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि पुनर्वास का काम पूरा होने में कई साल लगेंगे। उस त्रासदी के 6 महीने बीत चुके हैं। लोकसभा टेलीविजन की टीम ने पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, केदारनाथ और कालीमठ का दौरा किया। हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में आपको उत्तराखंड में चलाए जा रहे पुनर्वास कार्यक्रमों से रूबरू कराएंगे। इस श्रृंखला में हमारा सबसे पहला पड़ाव बना केदारनाथ घाटी। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम केदारनाथ से अपनी इस यात्रा की शुरुआत करेंगे और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि पुनर्वास का काम किस तरह से चल रहा है, सरकार, स्वयंसेवी संस्था और आम लोग किस तरह अपने जीवन को सामान्य करने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विशेष के आज का यह अंक। हर तरफ बर्बादी का मंजर, टूटे हुए घर, अब तक यहाँ वहाँ बिखरा सामान। यहाँ सैलानियों का रेला खत्म नहीं हुआ है। सड़कें बंद हो गई तो कच्चे पक्के रास्तों से लोग धामों के दर्शन को जा रहे हैं। एक वैकल्पिक सड़क का निर्माण कराया गया है जिसके जरिए लोग आ जा रहे हैं। साधन संपन्न भक्त वायु मार्ग से मंदिर पहुंच जाते हैं। जब हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना था, किस तरह की स्थितियां हैं, किस तरह का माहौल है, ताकि वो हमें बता सके। और इसके थ्रू, लोकसभा टेलीविजन के थ्रू अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जिस तरह का मन में शंकाएं उनके मन में बैठी हुई है, वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमसे बेहतर आपको ये लोग बताएंगे, क्योंकि ये लोग खुद दर्शन करने आए हुए हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मदन मोहन, जनकपुरी से आया हूँ जी। बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं, किसी तरह का कोई भय नहीं है, खुले दर्शन है। जो रास्ता रास्ते में टूटा है उसका पैरेलल रास्ता गवर्नमेंट ने बना दिया गया है। धीरे धीरे चल के आए, छोटा रास्ता है, कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। बहुत बढ़िया दर्शन हो रहे हैं। भावना से आए, मन से आए। जो भी यहाँ
जो भी आपदा आई है वो हम लोगों की वजह से ही आई है। हम लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर यहाँ अपनी दुकानें, मकान जो भी बनाए हैं प्रकृति से हटकर बनाए हैं, उसका ध्यान रखें। रास्ता बहुत ठीक है, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने का थोड़ा सामान अपने साथ लाएं और घोड़े से आएं, पैदल आएं, जैसे भी आएं, हेलीकॉप्टर से आएं। बाबा के खुले दर्शन है। 5 तारीख को यहाँ बंद हो जाएंगे दरबार, उससे पहले कोशिश करें हजारों की संख्या में यहाँ भक्त पहुंचे। किसी तरह का कोई भी भय लेकर मन में ना आए। बहुत अच्छे दर्शन, खुले दर्शन होंगे। सुबह की आरती अटेंड करें, शाम की आरती अटेंड करें। गवर्नमेंट ने यहाँ रहने के लिए 100-100, 200-200 आदमियों की व्यवस्था की है। खाना भी वही दे रहे हैं। गायत्री महासभा वाले उनका खाना अपने यहाँ दे रहे हैं। वो सब कुछ, किसी तरह का कोई भी कष्ट नहीं है यहाँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं रविंद्र कुमार सेठी, मैं अपना दिल्ली करोल बाग से आया हूँ। हम हर साल केदारनाथ आते हैं, इस बार भी आए हैं। बाबा की बड़ी कृपा हुई है हमारे ऊपर, हमें खुले दर्शन हुए बाबा की। यहाँ पर पंडित लोग भी, साधु संत लोग भी और सब आ रहे हैं। किसी प्रकार का भय नहीं है। बाबा से सब लोग यहाँ पर आए। हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आएं और उत्तराखंड के लोगों का सहयोग भी करें और बाबा के दर्शन भी पाएं। सरकार की तरफ से किस तरह के? सरकार की तरफ से सब अच्छा है। उनकी तरफ से बहुत अच्छा रास्ता बनाया गया है और खाने पीने की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से है और रहने की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से है। सरकार ने यहाँ बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है और लोगों से अनुरोध करते हैं कि वो आएं और बाबा के खुले दर्शन पाएं। यहाँ बाबा केदारनाथ की इतना ही काफी नहीं है। अभी हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा मैंने कहा कि बुनियादी ढांचा तो बिल्कुल ही ध्वस्त हो गया है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल सब चरमरा सा गया है। अब आवश्यकता है कि पुनर्निर्माण की, एक नई शक्ल देने की, एक नई दिशा देने की। यहाँ मौसम खराब हो जाने की वजह से हमारी टीम ने रात केदारनाथ की घाटी में बिताई। इसी बहाने यहाँ के इंतजाम का जायजा लेने का हमें मौका भी मिल गया। बाबा के भक्तों के लिए टेंट की व्यवस्था की गई है। खान पान की भी सरकारी व्यवस्था है ताकि यहाँ रात में ठहरने वाले यात्रियों को मुश्किल न हो। बर्बादी के बाद यहाँ की स्थिति को एक तरह से सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कई संस्थाएं सरकार की मदद कर रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बर्बादी का स्तर इतना बड़ा था कि इसके असर को मिटा पाना तमाम आधुनिक तकनीकों की मदद के बाद भी मुश्किल है। इसके बावजूद लोगों के मन से इस हादसे के खौफ को हटाने की कोशिश जारी है। इस हादसे के दौरान केदारनाथ धाम के मंदिर को भी बहुत नुकसान पहुंचा। भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग के लोग इस प्राचीन मंदिर के संरक्षण का काम शुरू कर चुके हैं। यहाँ के टूटे फूटे घरों और बिखरे मलबे को देखकर लगता है कि पुनर्वास का काम उस तत्परता से नहीं हो रहा जिसकी जरूरत है। मुश्किल ये है कि इस दुर्गम घाटी में भारी और शक्तिशाली मशीनें नहीं लाई जा सकती, इसलिए हजारों टन का मलबा हटाने का काम धीरे धीरे हो रहा है। यहाँ के संवेदनशील पर्यावरण को देखते हुए विशेषज्ञ भी मानते हैं कि मलबे को हटाने के काम में हड़बड़ी से भूस्खलन का खतरा हो सकता है। ढह चुके घरों के मलबे हटाने के लिए भी बड़ी मशीनों का सहारा यहाँ नहीं लिया जा सकता। पहाड़ काटकर बनाई गई सड़कों पर भूस्खलन के मलबे को भी हटाने में मुश्किलें आ रही हैं। फिर भी यहाँ के हालात को सामान्य करने की कोशिशें लगातार जारी हैं और इसका असर भी धीरे धीरे नजर आने लगा है। पहली चुनौती हमारे सामने ये थी कि हम इनको कैसे सुरक्षित बाहर निकालें। उसमें हेलीकॉप्टर्स का सहारा लिया गया। आर्मी, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, हमारी स्टेट पुलिस, हमारे स्टेट पुलिस के भी कई जवान इसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो 1,60,000 आदमियों को हमने 2 हफ्ते के अंदर सुरक्षित बाहर निकाला। मेन रास्ते बंद थे तो डंडियों से उनको बाहर निकाला। ये जब भी रेस्क्यू का हिस्ट्री लिखी जाएगी तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था जो उत्तराखंड में किया गया। ये सबसे बड़ा दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जाएगा इसे। लेकिन हमारे जो सेना के जवान थे, वायुसेना के जवान थे, जो हमारे एनडीआरएफ के जवान थे,
आईटीबीपी के जवान थे और जो हमारे बीएसएफ के जो हमारे जवान थे, सभी ने और राज्य कर्मचारियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर और लोगों को, चाहे वो स्थानीय लोग हों, चाहे वो तीर्थयात्री हों, पर्यटक हों, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य किया। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव बना कालीमठ गांव। इस त्रासदी में ये इलाका भी पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। सड़कों का कोई पता नहीं। जब हम इस ओर जा रहे थे तो हमने देखा कि लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़कों के मरम्मत का काम चल रहा था। इस त्रासदी में यहाँ की सड़क पूरी तरह से मंदाकिनी नदी में समा गई। रास्ता बनाने के लिए पहाड़ों को तोड़ने का काम अब भी चल रहा है। इस मिशन को अंजाम देने वाले लोग पूरी शिद्दत से अपने काम में जुटे हुए थे। मुझे लगता है कि काफी अच्छे काम हो रहे हैं सभी विभागों ने, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो शहरी विकास हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे वो हमारा विद्युत विभाग हो। सभी ने मिलकर एक अच्छे कोऑर्डिनेशन में काम किया है। जो आपदा आई है उसका बहुत अच्छे से मुकाबला किया है और मुझे लगता है कि बहुत सारी सड़कें शुरू हो गई हैं। हजारों सड़कें जो डैमेज हो गई थी उसमें 90% लगभग स्टार्ट हो चुकी हैं और बाकी 10% भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं। और जो सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कहूंगी सरकार की वो है कि इतने कम समय में उन्होंने गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहब और केदारनाथ की यात्राएं शुरू करा दी। इस आपदा के बाद सरकारी प्रयासों पर एक नजर डालते हैं कि किस तरह आम लोगों को राहत पहुंचाने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ तहसील के करीब 12 गांव इस त्रासदी के कारण बाकी दुनिया से पूरी तरह कट गए थे। हमने इस यात्रा के दौरान देखा कि इन सड़कों को गांव से जोड़ने का काम काफी तेजी से चल रहा था ताकि लोगों की आवाजाही को आसान बनाया जा सके। यहाँ से हम निकले रुद्रप्रयाग की ओर। रास्ते भर टूटी सड़कें और उस पर चल रहे मरम्मत का कार्य। इसी रास्ते में करीब 3 गांव को जोड़ने वाला एक पुराना पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। इस पर अभी तक पुल तो बन सका है, लेकिन फिलहाल रोपवे की मदद से लोग काम चला रहे हैं। इससे लोगों की कठिनाइयां कुछ कम जरूर हुई हैं। यहाँ पर कुल 13 गांव का हमने दौरा किया। यहाँ के लोगों से बातचीत की। ज्यादातर लोगों ने माना कि जो सरकार ने तत्काल वादे किए थे वो पूरे तो किए हैं, लेकिन इन वायदों से आगे जाने की जरूरत है ताकि पुनर्वास के कार्यक्रमों को और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। गांव वालों पहले बात ये चल रही थी कि उनको जो 2-2 लाख रुपए दिया गया है, जिनके घर डैमेज थे, उसका सर्वे के 2 से 5 लाख तक की फिगर है, जो बढ़ाकर पहले 2 लाख थी उसको बढ़ाकर इस सरकार ने 5 लाख तक दे दिया। तो उस केस में बहुत ही जल्दी रीइंबर्स कर रहे हैं, उनको ज्यादा फॉर्मेलिटीज में नहीं डाल रहे हैं। जो भी बेसिक सर्टिफिकेट्स जो चाहिए होते हैं, जो इंस्पेक्शन करके कितना डैमेज है, उसमें गवर्नमेंट के क्राइटेरिया है कि जो 100% डैमेज है उसमें कितना देना है, जो 50% है डैमेज उसमें, जिसमें मिनिमम है उसमें क्या है। तो ज्यादातर लोगों को, जहां तक मेरे पास सूचना है, जितनी हमारे पास एप्लीकेशंस आई थी ऑलमोस्ट सभी डिस्पोज ऑफ हो गई हैं और उन लोगों को फंड्स रिलीज कर दिए गए हैं, जिससे कि सर्दियों से पहले लोग अपने आप जिन्होंने घर बनाने हैं वो बना सके। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव बना मसूरी के जौनपुर ब्लॉक का परोड़ी, पापरा तल्ला और पापरा मल्ला गांव। ये गांव पूरी तरह से धंस चुके हैं। अधिकतर घर या तो पूरी तरह बर्बाद हो गए या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। करीब 11,000 लोगों के पास हम लोग पहुंचे। खाने का सामान, सोलर लैंटर्न, टारपुलिन,
इत्यादि हम लोग दिए उनको। लेकिन जो मुख्य रणनीति था कि कैसे महिलाएं, दलित वर्ग, जनजाति, ये लोग कैसे आगे आके नेतृत्व ले, पूरा काम का नेतृत्व वो ले, जो कि आमतौर में नहीं होता है। दूसरा, हम लोग ये देखे कि कैसे लोगों का भागीदारी रहे जो काम हम लोग कर रहे हैं। जैसे हम लोग ये नहीं कि आप रिलीफ बांटने गए हैं तो रिलीफ आप फेंक के आ जाइए। तो ये एक मुख्य बात हमारा था कि लोगों से पूछे, महिलाओं से पूछे, विकलांग लोगों से पूछे, तो उनको पूछ करके हमारा काम कैसे हम लोग करें वो हम लोग देख रहे थे। सरकार की ओर से यहाँ पर मुआवजा तो सब लोगों को मिला है जिनके भी मकान पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं, लेकिन उसमें भी जो दिक्कत वाली बात ये आ रही है कि सारे जो प्रभावित परिवार हैं उनमें ये दिक्कत है कि पूरा जो मकान ध्वस्त है सरकार उसी को प्रभावित मान रही है, लेकिन जिनका मकान में दरारें आई हुई हैं या मकान रहने लायक नहीं है, अभी सरकार की तरफ से कोई इस तरह की नीति नहीं है कि उनको भी कुछ मुआवजा दिया जाए, क्योंकि उनके मकान भी रहने लायक नहीं है, तो वो भी काफी बुरी स्थिति में है। इसमें जो एक्शन एड के तहत सपोर्ट दिया गया, एक तो 50 किलो तक राशन किट दिया गया और लगभग उसका पैसा 15,000 के आसपास सामान गया है, और टारपोलिन, कंबल्स, ब्लैंक कंबल आ गया। उसके बाद जो है सैनिटेशन किट और बर्तन, सोलर लालटेन, क्योंकि यहाँ पे जो निकल के आ रहा था, जब गांव में हमारी टीम असेसमेंट के टाइम पे गई तो बिजली के पोल सब ध्वस्त हो गए थे, लाइनें आराम से जल्दी तैयार नहीं की जा सकती थी। तो उसमें इस तरह के सोलर लालटेन के जिससे कि उसके घर की लाइट जले और साथ ही साथ उसका मोबाइल चार्ज होता रहे। पंचायत से हम लोगों को काफी मदद मिला है। कहीं कहीं हम लोग जैसे वाटर रेस्टोरेशन का काम किया है, जहाँ पे वाटर पाइपलाइन बिल्कुल खराब हो गया था जौनपुर ब्लॉक में, वहाँ पे हम लोगों ने पंचायत से हमें काफी मदद मिली है। पंचायत ने हमें इनवाइट किए हैं वहाँ पे कि आप आइए और हमारा वाटर रेस्टोरेशन कीजिए। इवन कहाँ पे नल लगना है वो भी कम्युनिटी कंसल्टेशन में कि ये प्रॉपर प्लेस है, यहाँ से ज्यादा से ज्यादा जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग हैं वो वहां से ले सकते हैं पानी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ डोमिनेंट कास्ट के जो जहाँ पे है वहां पे पानी का नल लग जाए, क्योंकि वो नेचुरली सिचुएशनली वो बेटर जगह पे रहते हैं, तो उनका जितना नुकसान हुआ है उनसे जो डोमिनेंट क्लास के उससे ज्यादा मार्जिनलाइज सेक्शन जो दलित कम्युनिटी, दलित मोहल्ले हैं वहां पे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये हमारे स्ट्रैटेजिकली हम लोगों ने वहां तक पहुंचने की कोशिश की है। और हम ये देखकर हैरान थे कि प्रकृति के प्रकोप ने किस कदर इन गांवों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ये तीनों गांव पूरी तरह से धंस चुके हैं। फौरी राहत के तौर पर घरों को बनाने के लिए लोगों को मुआवजा दिया गया है। सबने माना कि यहाँ पर स्वयंसेवी संस्थाओं का काफी योगदान रहा है। इन्हीं में से एक संस्था एक्शन एड और परमार्थ निकेतन है, जो आज भी इन गांवों में डटी हुई हैं और पुनर्वास के कामों में ग्रामीणों की मदद कर रही हैं। जब यहाँ पर त्रासदी आई तो उसके बाद सबसे कठिन समस्या थी पीने के पानी की। एक्शन एड ने यहाँ पर पाइपलाइन के जरिए लोगों को पानी मुहैया कराया। यहाँ पर हम लोग अभी शुरुआत में तो हम लोगों ने राहत कार्य किया यहाँ पर एक्शन एड इंडिया के साथ मिलकर के। अभी हम कुछ 7-8 गाँव में पेयजल व्यवस्था को सुचारू रूप करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ध्वस्त हुई हैं यहाँ पर पेयजल व्यवस्था हुई है और उससे कई सारी दिक्कतें गांव के लोगों को करनी पड़ रही हैं। खासतौर से महिलाओं का वर्कलोड बढ़ा है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनका वर्कलोड बढ़ा है, और इसके साथ ही कई सारी तरह की बीमारियां बच्चों को इसमें हो रही थी, जो पानी से गंदे पानी पीने से हो रही थी। तो जब हम गाँव में गए तो लोगों ने पहली प्राथमिकता पेयजल को बताया। तो अभी हमारा प्रयास है कि जो टूटी फूटी लाइनें हैं उनको ठीक किया जाए। तो उसमें हम लोग एक्शन एड इंडिया, उत्तराखंड जनजागृति संस्थान और समुदाय के लोग मिल करके उन सारी पाइपलाइनों को दुरुस्त कर रहे हैं। अभी हमने 2 गांव में पूरी तरह से पानी पहुंचा दिया है और अगले हफ्ते 10 दिन में 3-4 गांव में और पानी पहुंच जाएगा। उत्तराखंड में आई भीषण त्रासदी के बाद लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो खेती से गुजर करते थे उनके खेत भी मलबे में दब गए। अब यहाँ पर खेती करना काफी मुश्किल भरा काम है। जब हमने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से बात की तो उनका कहना था, हमने नीति बनाई है कि अगर आपका खेत बह गया और यह खेत कट गया तो हम उस पर आपने जो भी कर्ज दिया था वो कर्ज हम माफ कर रहे हैं, क्योंकि खेती कट गया। और दूसरी बात है कि जो खेत कटते हैं
उसके जो कंपनसेशन के जो मानक थे वो हमने 250 रुपये मिलता था पर नाली, उसको बढ़ा के 5000 रुपये नाली किया। तो हमने उसका कंपनसेशन बढ़ाया और उस जमीन पे जो आपने लोन लिया था वो लोन हम वेव कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं। उत्तराखंड में आई भीषण त्रासदी के बाद सबके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या इस त्रासदी को रोका नहीं जा सकता था। हमने एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन करने जा रहे हैं। इसमें 1000 जवानों को हम भर्ती करने जा रहे हैं और ये भी कोशिश है कि उन परिवारों को जो प्रभावित हुए हैं, जिनके घरों में मृत्यु हुई है, उन परिवारों को भी उसमें रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार देने का भी हमारी मंशा है। तो इस तरह का एक ढांचा खड़ा करना चाहते हैं भविष्य के लिए। मुझे लगता है उत्तराखंड को उड़ीसा के साथ में कंपेयर करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहां के पूरी भौगोलिक स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पर ऐसी स्थिति थी, आप देख रहे हैं कि 2 बार चॉपर क्रैश हुए हैं और हमारे जो आर्मी के जवान उसमें शहीद भी हुए हैं। तो वहां पर चॉपर लैंड करने की भी जगह नहीं थी, वहां कोई सड़क की तरफ से किसी तरह से एक्सेस नहीं था। यही प्रॉब्लम अभी हमें सड़कें बनाने में भी आ रही है, क्योंकि वहां से मशीनें वहां तक पहुंचाने के लिए भी एयरलिफ्ट करानी पड़ रही है। तो कोई और रास्ता था ही नहीं, ना पैदल का, और बरसात रुक नहीं रही थी। तो प्लेन में और पर्वतीय क्षेत्र में भी इतने एटीट्यूड पे जहां बहुत ज्यादा हाइट है, बहुत ज्यादा अलग स्थितियां रहती हैं। हाँ, पूर्वानुमान अगर हो जाए, अगर कोई क्लियर कट आ जाए। प्रॉब्लम ये होता है कि कई बारी इतने ज्यादा इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं मौसम विभाग से, इतनी ज्यादा आ जाती हैं कि पता नहीं चलता कि कितनी ठीक है और कितनी गलत है, क्योंकि 100 में से लगता है कि 99 में उन्होंने जो कहा था वैसा नहीं हो पाया। अभी काफी टेक्नोलॉजी आ रही है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आगे से अगर हमें सीरियसनेस का भी पता चल जाए कि भारी बारिश होने के साथ में अगर कुछ साथ में और भी प्रेडिक्शंस आ जाएं कि काफी नुकसान होने का है, तो सरकार इस तरीके से पहले से ही प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले सकती है, जिससे कि नुकसान कम से कम हो। सरकार की तरफ से बहुत सारा कंपनसेशन पैकेजेस अनाउंस हुआ है, तो ये देखने का अभी बहुत जरूरी है कि कैसे ये कंपनसेशन पैकेजेस लोगों के पास पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, रोजगार गारंटी स्कीम 150 दिन का हो गया है, लेकिन हम लोग जब फील्ड में थे तब शुरू भी नहीं हुआ था। अब ये देखना है कि आगे जो रिलीफ का काम खत्म होने के बाद कैसे ये सब सरकारी प्रोग्राम्स ठीक से चलने लगे, कंपनसेशन पैकेजेस लोगों के पास पहुंचे, और जो ढांचागत परिवर्तन की बात है, जैसे आप जलवायु परिवर्तन और जो बांध की बात है, जो डैम्स एंड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसके ऊपर कैसे डिबेट हो। ये नहीं कि आप जहां मर्जी वहां डैम बना दिए, जहां मर्जी वहां जो फॉरेस्ट क्लियर कर दिए। तो इस तरह का जो डिबेट वो स्टेट में हो, तो ये हमको देखने की जरूरत है। उत्तराखंड में आई इस भीषण तबाही के प्रभाव को कम करने के लिए एक रोड मैप की आवश्यकता है। जरूरत इस बात की भी है कि हम प्रकृति और जनजीवन के बीच सामंजस्य बिठाएं। आंधियां डरा सके न मुश्किलें डिगा सके, हमें हमारी राह से न काफिले हटा सके। नहीं है ऐसी शक्तियां जो हमको आजमा सके, हम है सीमा सुरक्षा बल। देश की रक्षा के लिए हर पल तैनात रहने वाला सीमा सुरक्षा बल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जाना जाता रहा है। देश के लिए कुर्बानी देने से भी कभी पीछे नहीं हटने का इस सुरक्षा बल का अपना इतिहास रहा है। जब हम
घरों में चैन की नींद सोते हैं, तब भी ये जवान कंपकपाती ठंड में देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। करीब 6300 किलोमीटर लंबी सीमा की रखवाली का जिम्मा है इन जाबाजों पर। सीमा सुरक्षा बल का आदर्श वाक्य है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। उत्तराखंड में आई त्रासदी के बाद के राहत कार्यों में बीएसएफ ने अपने इसी कर्तव्य परायणता का परिचय दिया है। जब ये त्रासदी हुई उत्तराखंड की, तो देश के सभी नागरिकों की भांति हम लोगों भी बहुत विचलित हुए। तो हमने ये सोचा कि अपना सब लोग मिलकर एक दिन की सैलरी बीएसएफ के सभी जवान अधिकारी सहायता के लिए अपना दें। लगभग 16 करोड़ रुपए एकत्रित हुए। तो उसमें से 10 करोड़ रुपए तो हमने तुरंत मैं स्वयं गया और माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा जी को हमने बीएसएफ की ओर से अपना राहत कार्य के लिए अंशदान दिया। फिर हमने ये भी देखा कि वहां पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि बिल्कुल कट ऑफ हो चुके थे और बीएसएफ यद्यपि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई अलग से रोल तो नहीं डिफाइन, लेकिन हमारे पास अपनी इंजीनियरिंग विंग है, अपना माउंटेनियरिंग के लिए हमारे पास ट्रेंड लोग हैं, तो हम और अपना मेडिकल हमारी फैसिलिटीज़ हैं। तो ये हमने ये सोचा कि बाकी जो धनराशि बची हुई है उससे हम 5 करोड़ रुपए अलग रखकर जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो एरियाज़ हैं जहाँ पर कि लोग बिल्कुल ही परेशान हो चुके हैं, वहाँ पर हम अब कुछ मदद अगर कर सकें तो उसको देखें। तो हमें ये था कि इतनी बड़ी आपदा में हमें जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसलिए हमने रिलीफ और रिहेबिलिटेशन में काम करने का सोचा। बॉर्डर की सुरक्षा के अलावा हमारा एक दायित्व भी बनता है कि जब भी हमें इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज में या कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट में भेजा जाता है तो हम उसको भी बखूबी निभा सकते हैं। उत्तराखंड में आई त्रासदी के बाद के राहत कार्यों में बीएसएफ ने अपनी इसी कर्तव्य परायणता का परिचय दिया है। 10 जुलाई 2013 को सीमा सुरक्षा बल ने पहल करते हुए 140 जवानों की एक टीम बनाई। अपने सर्वे में हमने पाया कि रुद्रप्रयाग जिले में कालीमठ घाटी जो थी वो उसमें काफी फ्लैश फ्लड्स के कारण और जो भी बाद में वहां पर घटनाएं हुई उससे वहां बहुत ही जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया था। सड़कें टूट गई थी, ब्रिजेस नहीं थे, स्कूल सब डैमेज हो चुके थे, लोगों को खाने को नहीं था और कोई और राहत सामग्री वगैरह उस एरिया में पहुंचाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए हमने अपना ये निर्णय लिया कि अपनी टीम्स को वहाँ हम भेजेंगे। लगभग 150 कर्मचारी हमने चिन्हित किए और उन सबको उनमें एक ही क्राइटेरिया था कि आप अगले 3-4 माह तक बिल्कुल वहाँ पर रात दिन काम करके लोगों की सेवा करेंगे। इस राहत टीम ने जैसे ही उत्तराखंड में कदम रखा, आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित गांवों के निरीक्षण में जुट गई। इस टीम ने 5 गांवों के पुनर्निर्माण करने का बीड़ा अपने कंधों पर लिया। ये 5 गांव हैं कालीमठ, कावीलता, कोतमा, सांसू, चिलौंड। बीएसएफ के एक अधिकारी उमेश की अगुवाई में हम कालीमठ के लिए रवाना हुए। इस द्वार का निर्माण बीएसएफ ने कराया है और पेयजल की व्यवस्था के लिए पाइपलाइन भी बिछाई है। इससे यहां आने वालों के लिए छत और पीने के पानी की व्यवस्था हो गई। कालीमठ की ओर जाने वाला ये रास्ता भी बीएसएफ के जवानों ने ही बनाया है। चूंकि मुख्य मार्ग पूरी तरह से कट गया था, इसलिए सबसे पहले जवानों ने एक वैकल्पिक रास्ते की तलाश की ताकि खाद्य सामग्री आसानी से उन गांव तक पहुंचाई जा सके। इस रास्ते को बनाते समय लगातार बारिश हो रही थी, इसलिए यहाँ पत्थर बिछाया गया जिससे कि जब लोग इस पर से होकर गुजरें तो फिसलने का खतरा कम हो जाए। जब रास्ता बन गया तो मंदाकिनी नदी
इन जाबाजों के सामने चुनौती बनकर खड़ी थी। इन लोगों ने मंदाकिनी नदी के ऊपर रोपवे का निर्माण किया। इसके जरिए आदमी और सामान इधर से उधर आवाजाही करते थे। कुल्लू, कोटवा, कविंठा, मजेरा, सोनलू ये गांव पूरी तरह से कट गए। ये लोग राहत लेने जाने के लिए भी परेशान थे। तो बीएसएफ ने आने के बाद सबसे पहले इनको इस घाटी को गुप्तकाशी से जोड़ने का प्रयास किया। उस कड़ी में हमने ये रोपवे आप देख रहे हैं, ये रोपवे से लोगों को पार कराया, उसी से इनका सामान जाता था। कहते हैं कि अगर आपके पास हौसला हो तो सारी दिक्कतें छोटी हो जाती हैं। अब यहाँ पर मैकेनाइज्ड ट्रॉली ने लोगों की आवाजाही को तो और आसान बना दिया है। इस मंदाकिनी नदी के ऊपर इस रोपवे का निर्माण सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया है, ताकि इस दोनों घाटियों के बीच के आवाजाही को सुगम बनाया जा सके, साथ ही साथ राहत सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। यहाँ से हम लोग पहुंचे काली मठ। पानी के तेज बहाव में काली मठ का यह सिद्ध पीठ भी चपेट में आ गया था। यहाँ के लोगों की आस्था के प्रतीक इस मंदिर को बचाने के लिए बीएसएफ के जवानों ने मानव श्रृंखला बनाकर नदी के बहाव को रोका और फिर दीवार का निर्माण कर मंदिर को गिरने से बचाया। उनकी इस कामयाबी ने मानो यहाँ के लोगों के बीच विश्वास की एक नई बुनियाद बना दी। सबसे पहले हम लोगों ने इस मंदिर का जो एक प्रबंधन था कि ताकि ये मंदिर कहीं ध्वस्त न हो जाए, तो तीनों के तीनों मंदिर को पूरे हमने अपनी माउंटेनिंग की टीम के द्वारा पूरे इसको जो रोप से पूरा बांध करके पहले सबसे पहले हमने इसको स्थिर करा। और साथ ही जो काली गंगा की जो धारा इसको नीचे से कट कर रही थी, पूरा उसमें जो कटाव कर रही थी, उसको पूरे इरोजन को रोकने के लिए हमने पूरी की पूरी बीएसएफ की टीम ने, उस टाइम पे मेरे पास में 120 इंक्लूडिंग अधिकारी, तो पूरे ऑफिसर्स ने, जवान्स ने, पूरे मतलब इवन हमारे कुक्स ने लेकर के, इवन जो सफाई कर्मचारी तक थे, सबने मिलकर के ह्यूमन चेन बना करके दिन रात काम करके उस पानी को वहां से डाइवर्ट किया, ताकि फर्दर उसमें इरोजन ना हो सके। शुरू में लोगों को था कि शायद जैसे अन्य राहत एजेंसीज हैं वो ये भी आएंगी, खाली फोटो खिंचवा के अपने चला जाएंगे, लेकिन जैसे लोगों ने देखा कि नहीं, ये तो वास्तव में कार्य कर रहे हैं, और उसी समय ये इन्होंने पाया कि जो काली मठ का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है वो बिल्कुल बहने के, टूटने के कगार पर था, और नदी जो बिल्कुल उसको काट रही थी। तो इन्होंने फिर उन लोगों की मदद से, हमारी टीम ने, बीएसएफ की टीम ने उस मंदिर को बचाने के लिए पहले तो नदी को डाइवर्ट किया, फिर पुष्टा वॉल बनाई। यहाँ के पीड़ित लोगों के मन में ये विश्वास बना कि इनके आने से अब परेशानी कम होगी। इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि यहाँ के लोगों और मीडिया ने बीएसएफ को एक नया नाम भी दिया, देवदूत। जब यहाँ पे आपदा आई और 16-17 जून के बाद सारे जो मेन रोड थी वो बंद हो गई, गाड़ियाँ आनी सारी बंद हो गई, तो जितना पूरा कालीमठ वैली का लोगों का आवागमन था वो इस रास्ते था, और इस रास्ते की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। तो फिर ये डिसाइड हुआ कि जितना यहाँ पे लोग जा रहे हैं, प्लस म्यूल ट्रैक वगैरह या हॉर्सेज इस पे चल रहे हैं, लोग इस पे चल नहीं पा रहे। फिर हमने ये सोचा है, कालीमठ गाँव वालों से बात हुई, कबिल्ठा गाँव वालों से बात हुई, तब ये खड़िंचा बिछाने का एक प्रपोजल शुरू हुआ, और ये लगभग 1 किलोमीटर का हमारा खड़िंचा है, जो हमने कोशिश किया है कि अब ये रास्ता म्यूल्स के लिए, हॉर्सेस के लिए बड़ा अच्छा हो जाए। अभी ये मजबूत रास्ता है, 1 साल इस पे सीजन में मिट्टी आएगा या थोड़ा घास उगेगी, ये बहुत मजबूत हो जाएगा। संकट से जूझते लोगों को अपने बीच काम कर रहे बीएसएफ के जवान देवदूत ही लगते होंगे। इसके बाद बीएसएफ ने बनाई एक कम्युनिटी किचन। बीएसएफ के लोगों का ये मानना था कि क्यों ना बीएसएफ मेस की तरह यहाँ आम लोगों के लिए कम्युनिटी किचन की स्थापना की जाए। इंडिविजुअल्स को बांटा जाता अनाज, तो फिर अब उनके पास फिर चूल्हे के लिए केरोसिन, गैस, ये सब कुछ नहीं था। अब सब घर टूट चुके थे, तो ऐसे में हम इमीडिएटली बड़ा नेचुरल वे में आया कि क्यों ना हम लोग अपने जैसे अपना मेस चलाते हैं, तो वैसा क्यों ना कम्युनिटी के लिए एक मेस चलाएं। और ये एक गांव से शुरू किया गया और धीरे धीरे कई गांवों में हम लोगों ने ये चीज करा। फिर देखा जब स्कूल में बच्चों को बेचारे सुबह से अपने आ जाते थे, स्कूल मेकशिफ्ट स्कूल्स हम लोगों ने प्रारंभ किए, तो वहां पर भी उन बच्चों को हम लोगों ने सोचा कि उनके लिए भी कुछ मिड डे मील्स टाइप की बनाई जाएं,
और धीरे धीरे ये कंसेप्ट काफी पॉपुलर हुआ। वहाँ फूड की शॉर्टेज थी, क्योंकि हर आदमी तो स्टोर करके रखता नहीं है, और एयर ड्रॉपिंग से 14 गांव को कितने दिन तक आप फीड कर लेंगे। तो हमने एक कम्युनिटी किचन चला दिया, जिससे कि लोगों को खाने के लिए तरसना ना पड़े, वेट ना करना पड़े हेलीकॉप्टर का। सीमा सुरक्षा बल की राहत टीम निरंतर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे बढ़ी। छत की समस्या खत्म होने के बाद अब बारी थी बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करना। स्कूलों की मरम्मत का काम शुरू हुआ। जो स्कूल के भवन गिर गए थे उनका निर्माण कराया गया और जिनको मरम्मत की जरूरत थी उनको ठीक किया गया। धीरे धीरे पढ़ाई की व्यवस्था बहाल हुई। आज आसपास के गांव के बच्चे यहां पढ़ने के लिए आने लगे हैं। पहले जब हमारा स्कूल टूटा तो हम स्कूल नहीं आते थे, और जब हमारा स्कूल बीएसएफ के द्वारा बनाया जा रहा है तो हम स्कूल आ रहे हैं, जिससे हमारी पढ़ाई चल रही है और हमारी परीक्षाएं भी हो रही है। बीएसएफ वालों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने हमारी अब एक दिन की तनख्वाह लगाकर हमारी 3 क्लासें बनाई और हमारी विधिवत क्लासें चल रही हैं। हम उनका बहुत ही धन्यवाद देते हैं। बच्चों में काफी कंप्यूटर्स के प्रति हम लोगों ने देखा बड़ा एक चाव था। बार बार जब मैं गांव में जाता था, हम लोग उन्हीं गांव में रहते थे, 12 के 12 गांव में हमारे 12 के 12 कैंप थे। तो बच्चे बोलते थे कि हम लोग हमारे जो लैपटॉप्स वगैरह देखते थे, जब हम यहाँ से मेल वगैरह करते थे तो कहते कि साहब ये क्या होता है। तो हम लोगों ने इनके लिए पूरे जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे कंप्यूटर्स, ताकि इनको पता हो, जागृति आए। एक कंप्यूटर का जो युग अभी है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ सभी जा रहे हैं, तो बच्चों में भी जागृति आई, वो भी करवाया। और साथ ही जाकर के उनके लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज, प्ले ग्राउंड बनाना, ये भी हम लोगों ने उनके करवाए हैं। गांव में बिजली नहीं थी, क्योंकि जब सड़कें कटी तो बिजली भी कटी हुई है, तो हमने सोलर स्ट्रीट लाइटें लगा दी। तो इस तरह से पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र का हमने पुनर्निर्माण कर दिया, जिससे कि वो पूरी तरफ सेल्फ सफिशिएंट हो गई। इस पूरे क्षेत्र में लगभग 120 लोगों की कैजुअलिटी हुई है और 58-59 विधवाएं हुई हैं। तो हम लोग जब वहां गए तो पहली बार मैं वहां पे हमने उनके चेहरों पे मुस्कान देखी, क्योंकि पूरा सन्नाटे में आगे थे वो तो ना। तो हमने, जैसा मैंने कहा, कनेक्टिविटी से लेकर के और उनकी फूडिंग नीड से लेकर के, उनकी रहने की जरूरतों से लेकर के हर चीज को हमने पूरा किया। इन 5 गांवों में काम की रफ्तार को देखते हुए आसपास के ग्राम प्रधानों ने बीएसएफ की टीम से संपर्क साधा और अपने गांव को भी इस पुनर्वास के काम में जोड़ने की अपील की। बीएसएफ के काम का ही नतीजा था कि लोगों ने इनमें अपना विश्वास दिखाया और अपने गांव में भी इसी तरह के पुनर्वास कार्यक्रम को चलाने की बात कही। तेजी तब आई जब यहाँ बीएसएफ वाले आए। बीएसएफ वालों ने कहा कि हमने ये गांव गोद लिए और हमने यहाँ पर कुछ विकास कार्य करने हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कोटवा में भी कैंप लगाए, गांव में सौर ऊर्जा दिया, गांव में क्या कहते हैं टीवी दी और गांव में जनरेटर भी दिए, स्कूलों का निर्माण करवाया और पंचायत घरों का निर्माण करवाया। उसके बाद इन्होंने सारे स्कूल में मेज कुर्सियाँ दी, बच्चों को बैग भी दिए और जो निर्धन थे उनकी जांच पूछ की इन लोगों ने। अब उन्होंने सोचा कि यहाँ पर जो है त्रासदी आ गई है, ये मंदिर जा रहे हैं, मंदिर चले जाएंगे तो कैसे बचाया जाए। इन्होंने कहा हम इसको गोद लेते हैं, हम बनाएंगे। बीएसएफ ने 6 और गांवों में पुनर्वास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। ये गांव हैं कुलजेहानी, खुन्नू, जलतासा, चहुमासी और भुईखी। किसी भी पीड़ित के चेहरे पर मुस्कान लौटा सकें तो ये सबसे बड़ी खुशी मिलती है। तो हमने 1 नहीं 2 नहीं, हमने 14 गांव के लोगों के चेहरों पे खुशियां लौटाई हैं, उनके लाइफ को दोबारा वापस पटरी पर लाया है। तो अपने एक बहुत बड़ा संतोष मिलता है, कि बहुत बड़ी खुशी होती है कि हम कुछ कर पाए। पिछले 5 गांव की तरह ही इन 6 गांवों में भी बीएसएफ पुनर्वास के काम में सक्रिय है। इन 6 गांवों में भी पुनर्वास का काम जोर शोर से शुरू किया गया। इन गांवों में जो आंगनबाड़ी केंद्र थे वो आपदा की मार से पूरी तरह तहस नहस हो गए थे। सबसे पहले उन्हें दुरुस्त किया गया, खिलौने, बर्तन जैसे जरूरी चीजें जुटाई गईं।
ये केंद्र ऐसे दर्जनों बच्चों का सहारा बन रहे हैं जिन्हें ये तबाही अनाथ कर गई थी। सीमा सुरक्षा बल की राहत टीम ने जो उत्तराखंड बाढ़ पीड़ितों के लिए किया और जिस हौसले और साहस के साथ पुनर्वास के काम को अंजाम दिया, वो काबिले तारीफ है। जुलाई और अगस्त और सितंबर तक तकरीबन 45 महिलाएं ऐसी थी कि जिनकी डिलीवरी होने वाली थी। अब घाटी का पूरा मेनलैंड से कट ऑफ होने के कारण में जो ये पूरा की पूरी जो महिलाएं थी बहुत परेशान थी। अब इनको पैदल कोई आ नहीं सकते हैं, अगर हेली से भी हमें इवैक्यूएट करवाते तो वेदर का कोई भरोसा नहीं है। तो हमने इसमें फिर अपने वहां पे एक टेम्परेरी मैटरनिटी वार्ड एक हॉस्पिटल कोटपा में बनाया जो कि तकरीबन सेंट्रली लोकेटेड है, और वहां पे हमारी जो महिला गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर बिंदु जो बीएसएफ से आई थी कलकत्ता से, और उनके साथ में पूरा लेडी स्टाफ रखा और 5 अक्टूबर को हमने पूरा वहां से क्लोज अप किया है और पूरे की पूरी महिलाएं सकुशल उनकी डिलीवरी हुई और बड़े खुशी के साथ में वो लोग गए हैं। ये भी हम इस चीज को हम बताना चाहेंगे कि हम ये नहीं कहना चाहेंगे हमने बहुत बड़ा काम किया। हमें इस बात की खुशी है कि इस आपदा के क्षणों में और इस आपदा की घड़ी में हमने उनका आदमी बन करके, एक आम नागरिक बन करके उनके साथ में खड़े होने की कोशिश की। अब देखिए, नेचर से तो लड़ना बड़ा मुश्किल है, और अर्थक्वेक या फ्लड्स, ये फ्लैश फ्लड्स जिस टाइप का ये हुआ था, इस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज को प्रिडिक्ट करना भी पूरा 100% बड़ा मुश्किल होता है। जो इम्पॉर्टेंट बात यही है कि वहाँ के जो लोग हैं इन एरियाज, जो वल्नरेबल एरियाज में, उनको तैयार किया जाए और उनको इस प्रकार से एम्पावर किया जाए कि यदि ऐसा कोई घटना होती है तो उस समय मिनिमम वो क्या डैमेज को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें अभी आगे और बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। आपने देखा जब लोगों को असली तैयारी कर ली जाए, तो अभी हमारे उड़ीसा में साइक्लोन आया था, आंध्र प्रदेश में, वहाँ लोग चूंकि तैयार थे, एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को ट्रेनिंग देकर इक्विप कर रखा था, तो वहाँ पर उतना डैमेज नहीं हुआ जितना हो सकता था। इसी प्रकार की आवश्यकता हमारे खासतौर से हिली रीजन्स में बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है और आगे हर इस प्रकार के इंसिडेंट से लेसन्स लिए जाते हैं, और आई एम श्योर कि इसको स्टेट गवर्नमेंट ने जरूर बहुत कुछ सीखा है। किसी कवि ने उत्तराखंड में आई तबाही को अपनी कविता के जरिए बताने की कोशिश की है। अगर अब भी हम इस तरह की त्रासदी से कुछ नहीं सीख सके, तो फिर कब सीखेंगे? उत्तराखंड में त्रासदी, उम्र कट गई साधन में, फिर भी नाकाम रहे जानने में, हर तरह से लगे रहे रिझाने में, पर नहीं सफल हुए मनाने में, हादसों के मंजर रह गए देखते, वर्षों लगेंगे अब भुलाने में।
ज्ञान विज्ञान बुद्धि विवेक रह गए धरे। प्रकृति ने मिनट नहीं लगाया मिटाने में। मौत का कफन सर पर बांधे सीमा सुरक्षा बल के जवान जिस तरह से उत्तराखंड में पुनर्वास के कामों को अंजाम दे रहे थे, उसमें उनकी जाबाजी झलकी। ले मसाले चली पड़े हैं लोग शिक्षा के लिए, अब अंधेरा जीत लेंगे ज्ञान के हम दीप से। पूछती है झोपड़ी और पूछती है बस्तियाँ, कब तलक भटके रहेंगे लोग शिक्षा के लिए, कब तलक भटके रहेंगे लोग शिक्षा के लिए। नया सूरज अब उगेगा देश की हर नगरी में, अब इकट्ठे हो चले हैं लोग शिक्षा के लिए। जय हिंद। तो आपने देखा कि कैसे बीएसएफ परिवार के लोगों ने अपने एक दिन की सैलरी को इकट्ठा किया। तकरीबन 16 करोड़ रुपया इन्होंने जमा किए। उन 16 करोड़ रुपयों में से सबसे पहले उन्होंने 10 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए। 1 करोड़ रुपया उन लोगों को, खासकर पुलिस के उन लोगों को जो राहत बचाव के दौरान शहीद हो गए, और बाकी के जो 5 करोड़ थे उसको लेकर वो कालीमठ के इस इलाके में आ गए। यहाँ पर इनका मुख्य फोकस पॉइंट था कि लोगों को कम्युनिटी बेस्ड डेवलप किया जाए। लोगों की जो मूलभूत जरूरतें हैं, लोगों को एक गांव से दूसरे गांव में कैसे जोड़ा जाए, इन तमाम चीजों पर उन्होंने फोकस करके अपने इस पिछले 3-4 महीने का जो काम था उसको पूरा किया, और आज यह काम अपने अंतिम पड़ाव पर है। इसे हम कह सकते हैं कि अगर आप में करने की कुछ चाह हो तो आज के लिए भारत सीमा सुरक्षा बल के जवान हमारे लिए उदाहरण है कि कैसे एक बर्बाद हो चुके इलाकों को कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। लोकसभा टेलीविजन की ओर से हम इन बहादुरों को एक सलाम करते हैं, इनके जज्बे को सलाम करते हैं, और इसी के साथ अपने इस अंक के लिए मुझे मेरे कैमरामैन अजेंद्र कुमार के साथ कालीमठ से दीजिए इजाजत। नमस्कार।